एक लड़की का जादुई केले के पत्ते से बना हुआ ब्राइडल लहंगा। एक गांव में रागिनी और रिधिमा नाम की दो सगी बहनें रहा करती थी और उनके पिता मनोज मुखिया के यहाँ केले के बगीचे में काम किया करते थे, लेकिन उससे भी मनोज को कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से वे अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था और जिसकी वजह से उनके घर में हमेशा किसी न किसी चीज की कमी रहा करती थी। लेकिन फिर भी वे दोनों बहनें आपस में बहुत ही प्यार से रहा करती थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे ही दोनों बहनें बड़ी होने लगती है और अपने घर से बाहर निकलने लगती है, तभी उस गांव के सबसे अमीर आदमी चंद्र प्रसाद की इकलौती बेटी काव्या की दोस्ती रागिनी से हो जाती है। जिसके बाद रागिनी कहती है, क्या बात है काव्या, तेरा कमरा तो किसी महल से कम नहीं लग रहा है। क्या तू इस कमरे में अकेले रहती है? और नहीं तो क्या, ये कमरा सिर्फ मेरा है। लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रही है? क्या तू अपने कमरे में अकेले नहीं रहती है क्या? नहीं यार, मेरे तो पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरा है जिसमें हम दोनों बहनें और हमारे माता पिता रहते हैं और मैं तो अपनी बहन के साथ खाट पर सोती हूँ। क्या इतने छोटे से कमरे में तुम 4 लोग एक साथ रहते हो? मुझे तो यकीन नहीं होता कि भला इतने छोटे से कमरे में इतने सारे लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं। काव्या की ऐसी बातें सुनकर उस दिन से रागिनी की नींदें उड़ जाती है, क्योंकि जिस घर में उसको चैन से नींद आया करती थी, आज काव्या की बातें सुनने के बाद उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती है और वो रात में अपनी बहन के साथ सोते हुए सोचती है, मुझे भी इस खाट पर अकेले ही सोना है, मुझे इस रिधिमा को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इतना सोचकर रागिनी रिधिमा को खाट से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से रिधिमा को चोट लग जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है और वो कहती है, अरे रागिनी, ये तो क्या कर रही है? तूने मुझे खाट पर से धक्का क्यों दिया? अरे मैंने तुझे जानबूझकर धक्का थोड़ी ना दिया है, वो मुझे नींद में हाथ पैर मारने की आदत है। अच्छा, लेकिन अभी तक तो तुझे ऐसी कोई आदत नहीं थी, फिर अचानक से तुझे ऐसी आदत कहाँ से लग गई? इतना सुनकर रागिनी पूरे खाट पर अकेले ही सोने लगती है और उस दिन के बाद से रिधिमा अपने माता पिता के साथ जमीन पर ही सोने लगती है और समय के साथ साथ रिधिमा के साथ और भी बुरा व्यवहार होने लगता है और प्रिया मन ही मन सोचती है, अब बस इसी तरह मैं इस रिधिमा से सब कुछ छीन लूंगी और फिर मैं काव्या की तरह अमीरों की तरह अपनी जिंदगी जीऊंगी। और इस तरह रागिनी और काव्या की दोस्ती गहरी होती गई और वही रागिनी अपनी बहन रिधिमा से दूर होती गई, क्योंकि रागिनी को अब हर चीज महंगी और सुंदर चाहिए होती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने माता पिता को भी गरीबी को लेकर ताने मारा करती थी और उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता को बहुत बुरा लगता था। तब एक दिन मनोज रागिनी से कहता है, देख बेटी रागिनी, हम उस काव्या का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पिता 2 नंबर का धंधा करके इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन हम तो इज्जत के थोड़े बहुत पैसों में बहुत खुश हैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे ये गरीबों वाली जिंदगी और नहीं जीनी है। इतने सालों से मुखिया के बगीचे में ईमानदारी से केले की खेती करके आपने कौन सा तीर मार दिया है? रागिनी की ऐसी बातें सुनकर मनोज पूरी तरह से टूट जाता है और उस दिन के बाद से वो रागिनी को कुछ भी नहीं कहता था, जिसकी वजह से रागिनी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने लगती है और देखते ही देखते अब दोनों बहनें भी बड़ी हो जाती है और रागिनी एक अमीर लड़के से प्यार करने लगती है, जो कि काव्या का ही एक दोस्त होता है और काव्या ने ही उन दोनों की दोस्ती करवाई थी। और इसी बीच एक दिन काव्या के माता पिता का भी देहांत हो जाता है, लेकिन जाते जाते रागिनी के पिता मनोज रिधिमा को केले के बगीचे की जिम्मेदारी देकर जाते हैं और उसी बीच एक दिन रागिनी हाथ में एक सुंदर सा ब्राइडल लहंगा लेकर घर आती है और रिधिमा से कहती है, सुन रिधिमा, मैं आज राहुल से शादी करने जा रही हूँ और ये देख, राहुल ने मुझे कितना महंगा ब्राइडल लहंगा दिया है। रागिनी, तू माता पिता के जाने के बाद भी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, क्या तुझे इस घर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? हाँ, नहीं है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुझे मेरी शादी में आना है तो आ जाना, वरना कोई बात नहीं। इतना बोलकर रागिनी राहुल का दिया हुआ महंगा ब्राइडल लहंगा पहनकर उससे शादी कर लेती है, लेकिन रिधिमा उसकी शादी में नहीं जाती है और वो अपने पिता की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा करने लगती है और अकेले ही केले की अच्छे से खेती करने लगती है,
जिसके बाद उसके पास थोड़े बहुत पैसे भी आने लगते हैं और वो उन पैसों से अपना गुजारा करने लगती है। तभी एक दिन राहुल रागिनी से कहता है, अरे रागिनी, मैंने सुना है तुम्हारे पिता केले के बगीचे में काम किया करते थे। इसका मतलब तुम्हारे पिता के पास भी खेत होगा। तो मुझे अब वो खेत चाहिए, मुझे उसके ऊपर अपना होटल बनाना है। लेकिन जी, उस खेत में तो रिद्धिमा की बच्ची खेती कर रही है। अरे तो क्या हुआ रागिनी, उस खेत की आधी हिस्सेदार तो तू भी है। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो पूरा का पूरा खेत हमारे हाथ लग जाए, तो पहले से और भी ज्यादा अमीर बन जाएगी। काव्या के मुंह से अमीर बनने की बात सुनकर रागिनी के मन में लालच आ जाता है, क्योंकि इस समय तो रागिनी के सर पर बस अमीर बनने का भूत सवार होता है। इसलिए वो अगले दिन ही रिद्धिमा के पास जाकर उससे इस बारे में बात करती है और उसकी बात को सुनकर रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है, रागिनी, कम से कम तू मुझे 2 वक्त की रोटी तो चैन से खाने दे। तू ऐसा करके मुझसे मेरी रोजी रोटी क्यों छीनना चाहती है मेरी बहन? पर याद रख, मैं तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं तुझे अपना हिस्सा कभी नहीं दूंगी। सोच ले, अगर तू ऐसा करती है तो अगले हफ्ते तेरी शादी में मैं तुझे अपना महंगा ब्राइडल लहंगा पहनने के लिए दे सकती हूँ, जिससे हर कोई तेरी बहुत तारीफ करेगा। नहीं मेरी बहन, मुझे तेरे ब्राइडल महंगे लहंगे की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनकर रागिनी वहाँ से चली जाती है और रिद्धिमा की शादी रोहन नाम के एक लड़के से होने वाली थी, जो कि एक बहुत ही नेक लड़का होता है। लेकिन शादी करने के लिए रिद्धिमा को ब्राइडल लहंगे की जरूरत तो थी ही, लेकिन उससे पहले रिद्धिमा कुछ कर पाती, रागिनी और उसका पति मिलकर एक चाल चलते हैं और वो रिद्धिमा के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवा देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस रिद्धिमा से कहता है, सुनो, तुम आज के बाद उस खेत पर केले की खेती नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो खेत तुम्हारी बहन रागिनी का है। नहीं सर, वो खेत तो मेरा भी है। देखो, वो सब हमें नहीं पता। अगर तुम्हें केस लड़ना है तो तुम कोर्ट में जाओ, वरना जितना कहा जाए उतना ही करो। और इस तरह रागिनी रिद्धिमा को बुरी तरीके से फंसा देती है, क्योंकि उसके पास तो अपना खुद का ब्राइडल लहंगा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तभी अगले दिन रिद्धिमा की शादी होने वाली थी और वो अपना दिमाग लगाकर अपने केले के बगीचे से ढेर सारे केले के पत्ते तोड़कर ले आती है और उससे बहुत ही खूबसूरत लहंगा बनाती है। और जब शादी के समय वो केले के पत्ते से बना हुआ ब्राइडल लहंगा पहनकर मंडप में आती है, तो हर कोई उसके केले के पत्ते से बना हुआ ब्राइडल लहंगा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या बात है रिद्धिमा, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। तुमने कितना सुंदर केले के पत्ते का लहंगा बनाया है, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता। चलो, मैं तुम्हारी कुछ फोटो खींचता हूँ। इतना कहकर रोहन रिद्धिमा की ढेर सारी फोटो खींचता है और उसकी सारी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और उसके कुछ देर बाद ही उन दोनों की शादी हो जाती है। और अगले दिन ही रिद्धिमा का केले के पत्ते से बना हुआ ब्राइडल लहंगा देखकर हर कोई उसके जैसा ही लहंगा पहनने के बारे में सोचता है। और उस दिन के बाद से रिद्धिमा के पास ढेर सारे केले के पत्ते से बने ब्राइडल लहंगे के ऑर्डर आने लगते हैं और उसके खेत में जितने भी केले के पत्ते थे, रिद्धिमा उन्हीं केलों के पत्तों से हर किसी के लिए लहंगा तैयार करती है, जिसके बदले उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। और उन्हीं पैसों से वो कोर्ट में अपनी बहन के खिलाफ केस लड़ती है और वो केस जीत जाती है, जिसके बाद रागिनी का पति राहुल गुस्से में आकर रागिनी को तलाक दे देता है। और उस दिन रागिनी को अपने दोस्त और अपने पति की सच्चाई का पता चल जाता है और उसके सर से अब अमीर बनने का भूत उतर जाता है और वो दर दर की ठोकरें खाने लगती है। लेकिन जब रिद्धिमा को अपने बहन के साथ हुए धोखे के बारे में पता चलता है, तो वो उसे माफ कर देती है और उसे अपना लेती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें फिर से एक हो जाती है और केले के पत्ते का ब्राइडल लहंगा बनाकर बेचने लगती है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। काली वर्सेस गौरी बहू की होली। दादी जी, देखिए हम लोग स्कूल से आ गए हैं। अरे मेरी प्यारी पोती सिमरन, तू आ गई। ये लो, मैं तुम्हारे लिए बाजार से चॉकलेट लेकर आई हूँ। दादी जी, मुझे भी चॉकलेट खानी है। अरे ये लो काव्या, तुम मेरी चॉकलेट ले लो। अरे नहीं सिमरन बेटा, ये चॉकलेट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ना कि इस काली मनहूस के लिए।
इसलिए अब तू यहाँ खड़े खड़े मेरी पोती की चॉकलेट पर नजर क्यों लगा रही है? चल भाग यहाँ से। अपनी दादी सुमित्रा की ऐसी बातें सुनकर काव्या रोते हुए सीधे अपनी माँ गंगा के पास जाती है और कहती है, माँ, दादी हमेशा मेरे काले रंग को लेकर मेरा मजाक क्यों उड़ाती है और वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। वो सिर्फ सिमरन को ही सारा प्यार करती है, इसलिए आज के बाद से मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। नहीं काव्या बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं, वो तुम्हारी दादी है, इसलिए अब तुम ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ। आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। इतना कहकर जहाँ गंगा अपने हाथों से अपनी बेटी काव्या को खाना खिलाती है, वहीं सिमरन अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। अरे सिमरन बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे अभी अपने दोस्तों के साथ किट्टी पार्टी में जाना है, इसलिए मैं कमला बाई से कह देती हूँ, वो तुम्हें खाना दे देगी। लेकिन माँ, मुझे तो आपके साथ खाना खाना था। चाची भी तो रोज काव्या को अपने हाथों से खाना खिलाती है ना, तो मैं तो सिर्फ आपको मेरे साथ खाना खाने के लिए बोल रही हूँ। बेटा, क्योंकि तुम्हारी बदसूरत चाची और उसकी बेटी के पास घर में नौकरों की तरह काम करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, लेकिन मैं एक खूबसूरत और ब्यूटीफुल औरत हूँ, तो मैं इस तरह यूँ घरेलू वाइफ की तरह घर में नहीं रह सकती हूँ, और न ही तुम्हें इन सब चीजों की आदत होनी चाहिए। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर सिमरन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो चुपचाप हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी गंगा उससे कहती है, अरे क्या बात है सिमरन बेटा, तुम इस तरह यहाँ उदास क्यों बैठी हो? वो चाची जी, मैंने माँ से खाना मांगा तो मुझे 4 बातें सुनाकर चली गई। वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। नहीं सिमरन बेटा, ऐसी बात नहीं है, शायद भाभी को कोई जरूरी काम होगा इसलिए वो चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। इतना कहकर गंगा काव्या के साथ साथ सिमरन को भी अपने हाथों से खाना खिलाती है, और वहीं सिमरन की माँ विनीता अपनी खूबसूरती के घमंड में अपनी बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करती थी, जिस वजह से सिमरन को भी कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता था। वहीं गंगा अपनी बेटी के साथ साथ सिमरन को भी बहुत प्यार करती थी, और ऐसे ही कुछ देर बाद जब सिमरन और काव्या गंगा के साथ बैठे मस्ती कर रहे होते हैं, उसी समय वहाँ पर विनीता और सुमित्रा आ जाती है, और विनीता गुस्से में अपनी बेटी सिमरन से कहती है, सिमरन, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम इन दोनों काली कलूटी माँ बेटी से दूर रहा करो, क्या तुम भी इनकी तरह बदसूरत बनना चाहती हो? भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे तू तो अपना मुंह बंद ही रख, तेरे आने से पहले ही हमारे घर में इतनी मनहूसियत फैल चुकी है। अरे खुद तो काली कलूटी थी ही, वैसे ही बेटी को भी जन्म दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, ये दोनों माँ बेटी तो है ही ऐसी। और इस तरह से गंगा के काले रंग की वजह से विनीता और सुमित्रा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और हमेशा उसे और उसकी बेटी को ताने मारा करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे देखो सिमरन बेटा, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सी फ्रॉक लेकर आई हूँ होली पर पहनने के लिए। अरे दादी, काव्या की फ्रॉक कहाँ है? अरे अब क्या, इस काली बदसूरत को भी होली पर पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए, क्योंकि इसके चेहरे पर तो कोई भी रंग दिखाई नहीं देगा, फिर ये होली खेलकर क्या करेगी? माँ जी, कम से कम बच्चों में तो भेदभाव मत कीजिए, आखिर काव्या भी तो आपकी ही पोती है ना। अरे जितना तू मुझसे जवान लड़ा रही है, अगर तू उतना ही अपना हाथ चला लेगी तो क्या तेरा हाथ टूट जाएगा? इसलिए जा और जाकर अपना काम कर, समझी? गंगा का पति अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहा करता था, और इसी बात का फायदा उठाकर सुमित्रा और विनीता गंगा और उसकी बेटी पर हमेशा अत्याचार किया करते थे। और ऐसे ही होली के एक दिन पहले, अरे माँ, ये आप इतनी सुंदर सुंदर पिचकारी और रंग किसके लिए लेकर आई हो? ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ बेटा, और हाँ, तुम इसमें से एक भी चीज उस काली कलूटी काव्या को नहीं दोगी, समझी? उसी समय वहाँ पर काव्या आ जाती है और विनीता से कहती है, ताई जी, क्या मैं इसमें से एक पिचकारी और रंग ले सकती हूँ? अरे तू क्या करेगी पिचकारी और रंग का? तेरे चेहरे पर तो वैसे भी काले रंग के अलावा और कोई रंग चढ़ेगा ही नहीं, तो क्या फायदा होगा तुझे ये रंग देकर? ताई जी, आप हमेशा मेरा इस तरह मजाक क्यों उड़ाती हैं? अरे अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? काव्या के इतना कहते ही विनीता गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है,
जिसकी वजह से काव्या जोर जोर से रोने लगती है। और उसी समय वहाँ पर गंगा आती है और कहती है, भाभी आप मेरी फूल सी बच्ची को क्यों मार रही हैं? आखिर इसकी गलती क्या है? अरे तेरी यह फूल सी बच्ची मुझसे जुबान लड़ा रही थी, इसलिए समझा दे इसे। अगर आइंदा से इसने ऐसा किया ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, समझी? अपनी बेटी को इस तरह से रोता देखकर गंगा अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस करती है। और ऐसे ही होली का दिन आ जाता है, जहाँ पूरा परिवार खुशी खुशी होली का त्योहार मना रहा होता है। वहीं गंगा और उसकी बेटी रसोई में बैठकर सबके लिए पकवान बना रहे होते हैं, क्योंकि सुमित्रा ने उस दिन घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी होती है, जिस वजह से घर का सारा काम गंगा को अकेले ही करना पड़ता है। और इस तरह जहां गोरी बहू सबके साथ हंसी खुशी होली का त्योहार मना रही होती है, वहीं काली बहू बेबस होकर अपने ही घर में नौकरों की तरह काम कर रही होती है। तभी होली की शाम जब सुमित्रा और विनीता नहाकर आती है तो अचानक से उनके पूरे शरीर पर खुजली होने लगती है और वे लोग पागलों की तरह अपना शरीर खुजाने लगते हैं। हे भगवान, बहू ये अचानक से हमारे शरीर में खुजली क्यों हो रही है? क्या हो गया? पता नहीं माँ जी, मेरा तो पूरा ही शरीर लाल पड़ गया है, पता नहीं क्या हो गया है। उसी समय वहाँ पर गंगा आती है और कहती है, अरे माँ जी, भाभी क्या हुआ आप लोगों को? कहीं आप लोगों ने केमिकल वाला कोई रंग तो नहीं इस्तेमाल कर लिया जिस वजह से आप लोगों को इतनी खुजली हो रही है? ऐसा करिए, आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर गंगा फटाफट से रसोई में जाती है और अपनी जेठानी और सास के लिए गुलाब जल और चंदन से बनाया हुआ लेप लेकर आती है। और फिर अपनी सास और अपनी जेठानी के पूरे शरीर पर वो उस लेप को लगा देती है, जिससे थोड़ी ही देर बाद उन दोनों को आराम मिल जाता है। उसी समय सुमित्रा कहती है, मुझे माफ कर देना बहू, हमने तुझे होली का त्योहार तक खेलने नहीं दिया और हमेशा तुझे और तेरी बेटी को बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी तू हम लोगों के लिए ये लेप बना कर लाई, जिससे हमें थोड़ी ही देर में आराम मिल गया। कोई बात नहीं माँ जी, भले ही आप मुझे और मेरी बेटी के काले रंग की वजह से हमें पसंद नहीं करती हो, लेकिन हम दोनों माँ बेटी हमेशा आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हम दोनों ही आपको किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। सच में, भले ही तुम्हारा रंग काला हो, लेकिन मन से तुम हम लोगों से भी बहुत ज्यादा सुंदर हो, इसलिए आज के बाद से इस घर में कभी भी काले और गोरे रंग को लेकर कभी कोई भेदभाव नहीं होगा। और अब हम सब साथ मिलकर खुशी खुशी हर एक त्योहार मनाएंगे। और सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये रंग लगाकर होली की बधाई देना चाहती हूँ मेरी बहन। इतना कहकर विनीता और सुमित्रा मिलकर गंगा को रंग लगाते हैं और खुशी खुशी होली का त्योहार मनाते हैं। और अब इन रंगों की तरह ही उन लोगों का रिश्ता भी खूबसूरत हो जाता है। 3 अनाथ बहनों ने बनाया गाजर का अनोखा घर। ढोलकपुर गांव में जानकी अपनी 3 बेटियों के साथ एक किराए के घर पे रहा करती थी। क्योंकि जानकी की 3 बेटियां होने के कारण जानकी के पति ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से जानकी अकेले ही अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण किया करती थी। और वो अपना घर चलाने के लिए एक छोटी सी रेहड़ी पर गाजर का हलवा बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसकी थोड़ी बहुत जो भी कमाई होती थी उसी से वो अपना और अपनी बेटियों का पेट भरा करती थी। ऐसे ही कुछ महीनों बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है और सर्दियों के मौसम में तो लोगों को गाजर का हलवा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। इसलिए जानकी सुबह होते ही गाजर खरीदने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ती थी, क्योंकि जानकी के घर से बाजार काफी दूर पड़ता था, इसलिए उसे सुबह जल्दी ही अपने घर से जाना पड़ता था। ऐसे ही आज भी। अरे पूनम, सुबह हो गई है बेटा, उठ जाओ और अपनी दोनों बहनों को भी उठा दो। मैंने नाश्ता बना दिया है, अब मैं बाजार जा रही हूँ, तुम लोग टाइम से उठकर नाश्ता कर लेना। लेकिन माँ, बाहर तो अभी बहुत कोहरा हो रहा है और ठंड भी कितनी पड़ रही है, तो आप ऐसे में बाहर कैसे जाओगी? अरे बेटी, हम गरीबों के लिए क्या ठंड और क्या गर्मी, तो अपना काम करना ही होता है, इसलिए तुम ये सब छोड़ो और अपनी दोनों बहनों को उठाकर नाश्ता कर लो। इतना कहकर जानकी हाथ में थैला लिए बाजार की ओर निकल पड़ती है, लेकिन ठंड की वजह से बाहर पूरा कोहरा छाया होता है और रोड पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है
और इतनी कड़ाके की ठंड में जानकी एक फटा हुआ शॉल और एक कांपते हुए जा रही होती है। तभी सामने से एक ट्रक तेजी से आता है और जानकी को टक्कर मारकर चला जाता है और जानकी सुनसान रास्ते पर दर्द से तड़पते हुए मर जाती है। और इस बात की खबर जब उसकी तीनों बेटियों को पता चलती है तो वे लोग फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उनका माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। माँ क्या हुआ माँ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आप ऐसे में छोड़कर नहीं जा सकती। माँ उठिए ना माँ। दीदी माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ माँ को? बताओ ना दीदी। हाँ दीदी, माँ ऐसे क्यों लेटी हुई है? वो कुछ बोलती क्यों नहीं है? सोनी और रानी, माँ अब कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि वो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। अब हम लोग अनाथ हो चुके हैं मेरी बहन। दीदी अब हम लोगों का क्या होगा? हम लोग माँ के बिना कैसे रह पाएंगे? छोटी तुम लोग रो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगी। इतना कहकर पूनम जैसे तैसे करके अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है और कुछ दिनों तक तीनों बहनें अपनी माँ के मरने के सदमे में ही रहती है। उसी समय घर का मकान मालिक किराया न मिलने की वजह से उन तीनों बहनों को घर से बाहर निकाल देता है और कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर और चादर लिए तीनों बहनें रोड पर इधर से उधर भटकने लगती है। उसी समय पूनम की छोटी बहन उससे कहती है, दीदी मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है और भूख भी लगी है। 3 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया, प्लीज दीदी कुछ खाने के लिए दे दो ना। छोटी थोड़ी देर और इंतजार कर ले मेरी बहन, अभी आसपास कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा जिससे हम पैसे मांगकर तुझे कुछ खिला सके। काश अगर आज माँ जिंदा होती तो वो हम सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना रही होती और हम लोग रजाई में आराम से बैठे नाश्ता कर रहे होते। माँ आज हमें आपकी बहुत याद आ रही है। दीदी आप चिंता मत करो, हम दोनों है ना आपके साथ, हम लोग आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ मेरी प्यारी बहनों, तुम लोगों के सहारे ही तो मैं जी रही हूँ। उसी समय पूनम को एक आदमी पार्क के पास जॉगिंग करते हुए दिखाई देता है। तभी पूनम उस आदमी के पास जाकर कहती है, साहब थोड़े पैसे दे दीजिए साहब, मेरी बहन ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, उसे बहुत तेज भूख लगी है। अरे तुम लोगों ने तो भीख मांगने का धंधा बना रखा है, चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। इतना कहकर वो आदमी उन तीनों बहनों को वहाँ से भगा देता है। तभी ठंड से कांपती हुई तीनों बहनें आगे बढ़ती है। उसी समय उन्हें रास्ते में गाजर से भरा हुआ एक खेत दिखाई देता है। तभी उसकी छोटी बहन कहती है, दीदी इस खेत में तो कितने सारे लाल लाल गाजर लगे हुए हैं, चलो ना इनमें से जाकर कुछ गाजर तोड़ लेते हैं, कम से कम इन गाजरों को खाकर तो हमारा पेट भर जाएगा। ठीक है छोटी, लेकिन ध्यान रखना अगर खेत के मालिक ने देख लिया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। इतना बोलकर तीनों बहनें खेत में घुस जाती है और फटाफट से गाजर तोड़ने लगती है कि उतने में ही खेत का मालिक वहाँ आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहता है, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती इन चोरी छिपे मेरे गाजर तोड़ते हुए? अरे तुझे पता भी है कितने महंगे आते हैं ये गाजर, इसलिए चुपचाप ये सारे गाजर यहीं पे रखो और निकल जाओ मेरे खेत से, वरना तुम लोगों को मैं थाने में बंद करा दूंगा। नहीं नहीं साहब, हम लोग कोई चोर नहीं है, वो तो हम लोगों को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए हमने बस आपके ये गाजर तोड़ लिए थे। ये लीजिए, ये रहे आपके सारे गाजर। इतना बोलकर तीनों बहनें खेत के मालिक को उसका गाजर देकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है और कुछ दूर चलने के बाद वे लोग एक जंगल में पहुँच जाते हैं। उसी समय पूनम कहती है, हे भगवान, हम लोग तो चलते चलते जंगल में पहुँच गए हैं, लेकिन हमें अभी तक अपना कोई ठिकाना नहीं मिला और कुछ देर में शाम भी हो जाएगी और हम लोग इसी तरह अगर ठंड में घूमते रहे तो हम लोगों की जान भी जा सकती है। दीदी मुझे लगता है हमें सबसे पहले अपने रहने का कोई इंतजाम करना चाहिए, तभी हम इस ठंड से बच पाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वैसे भी मुझे अब ये ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है छोटी,
तुम लोग आसपास देखो, अगर हमें घर बनाने के लिए कोई सामान मिलता है तो मुझे बताना। इतना बोलकर वो तीनों बहनें जंगल में इधर से उधर घूमने लगती है। उसी समय उसकी छोटी बहन को एक गाजर का बहुत बड़ा सा खेत दिखाई देता है और वो चिल्लाते हुए अपनी बहन से कहती है, अरे दीदी इधर आइए, देखिए यहाँ गाजर का कितना बड़ा खेत है। अरे छोटी, भला इस घने जंगल में गाजर का खेत कहाँ से आ गया? इतना कहकर पूनम जब पास आकर देखती है तो वो कहती है, छोटी मुझे लगता है ये कोई जंगली गाजर का खेत है जो अपने आप ही इस खाली जगह पर उग गए हैं। लेकिन दीदी एक बार हमें इस गाजर को खाकर देखना चाहिए, शायद इसका स्वाद भी आम गाजरों के जैसा हो। लेकिन छोटी, अगर ये नुकसानदायक हुआ तो, या फिर ये जहरीला हुआ तो? दीदी भूख से मरने से अच्छा तो हम ये गाजर खाकर मर जाए, कम से कम हमारा पेट तो भरेगा। इतना कहकर छोटी जैसे ही वो गाजर तोड़कर खाती है तो उसे उस गाजर का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और वो अपनी दोनों बहनों को भी वो गाजर तोड़कर खाने के लिए देती है, जिसे खाकर वो दोनों बहनें भी बहुत खुश हो जाती है। तभी पूनम कहती है, छोटी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम लोग इन गाजरों से ही अपना घर बना ले, और ये दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। हाँ दीदी आप सही कह रही हो, चलो मिलकर घर बनवाते हैं। इतना बोलकर तीनों बहनें ढेर सारी गाजर तोड़कर और जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर अपना एक छोटा सा घर बनाती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। और उस घर के अंदर उन्हें ठंड का भी बिल्कुल एहसास नहीं होता है। उसी समय छोटी कहती है, दीदी सच में हमारा ये गाजर का घर तो कितना सुंदर है और इसके अंदर तो हमें ठंड भी नहीं लग रही है। हाँ छोटी, हम लोग ठंड से तो बच गए हैं, लेकिन हमें अपने आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई काम तो करना ही होगा ना। हम लोग इस तरह जंगल में तो नहीं रह सकते हैं ना। दीदी क्यों ना हम इन गाजरों से ही माँ की तरह गाजर का हलवा बनाकर बेचे। माँ भी तो गाजर का हलवा बेचकर ही अपना घर चलाया करती थी। हाँ छोटी, तूने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी माँ ने मुझे एक बार गाजर का हलवा बनाना सिखाया था, तो आज से मैं भी गाजर का हलवा बनाकर बेचूंगी। इतना कहकर पूनम अपने कान की बालियों को बेचकर गाजर का हलवा बनाने का सामान खरीद कर ले आती है और उसकी दोनों बहनें खेत से लाल लाल गाजर तोड़कर ले आती है, जिसके बाद वे तीनों बहनें मिलकर गाजर का हलवा तैयार करती है और बाजार में एक छोटे से टेबल के ऊपर अपना गाजर का हलवा रखकर बेचना शुरू कर देती है। और उनके गाजर के हलवे का स्वाद इतना ज्यादा अच्छा होता है कि हर कोई उसके गाजर के हलवे का स्वाद लेने के लिए उसकी तरफ खींचा चला आता है और देखते ही देखते उनका सारा गाजर का हलवा बिक जाता है, जिससे उनका काफी अच्छा खासा मुनाफा होता है। और कुछ ही दिनों में उनका ये गाजर का हलवा पूरे गांव में फेमस हो जाता है। पूनम बाजार में ही अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है, जिसके बाद वे लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं और अपना एक बड़ा सा घर लेकर वे तीनों बहनें खुशी खुशी वहाँ पे रहने लगते हैं। लंगड़ी रानी का सोने का लहंगा और सैंडल। प्रतापगढ़ राज्य की राजकुमारी विशाखा बहुत ही घमंडी और चालाक स्वभाव की थी। वहीं उसके राज्य में कपड़ा सिलने वाली सावित्री की बेटी केसवी बहुत ही दयालु और नेक स्वभाव की थी। एक दिन केसवी महल से काम खत्म करके घर जा रही होती है, तभी वह देखती है कि एक बच्चा सड़क पर बॉल लेने जा रहा है और सामने से तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही है। केसवी बिना समय गवाए उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ती है। केसवी बच्चे को तो बचा लेती है, लेकिन उसका एक पैर गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाता है और उस दिन के बाद से केसवी लंगड़ाकर चलने लगती है। केसवी को लंगड़ाकर चलता देख राजकुमारी विशाखा उसका मजाक उड़ाने लगती है। ए लंगड़ी, चल जा और अपनी माँ से मेरे सिले हुए कपड़े लेकर आ, और हाँ जल्दी आना। लेकिन तू जल्दी कैसे आएगी? तो लंगड़ी है। आप चिंता न करें राजकुमारी, मैं अभी आपके सारे कपड़े ला देती हूँ। ये हुई ना बात, लेकिन अभी रुको, पहले चलो दौड़ का प्रतियोगिता करते हैं। जो प्रथम आएगा उसे मैं अपने सोने का लहंगा दूंगी। ये सुनकर
राजकुमारी की सारी सहेलियां बहुत खुश हो जाती है, लेकिन केसवी अपनी पैर की खराबी की वजह से मुंह लटकाए हुए खड़ी रहती है। क्या हुआ लंगड़ी, तू नहीं खेलेगी हमारे साथ? वैसे तो तू सारे काम भाग भाग कर अपने एक टांग से कर लेती है, फिर तू इस प्रतियोगिता को क्यों नहीं जीत सकती? सोच ले, तेरे जैसे गरीब के पास एक सुनहरा मौका है। अगर तू जीत गई तो मेरे ये सोने के लहंगे हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। राजकुमारी का लहंगा देखकर केसवी के मन में लहंगा पहनने का लालच आ जाता है और वो सोचने लगती है, राजकुमारी का लहंगा तो सोने का है और मैं ऐसा लहंगा तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं अपने जी जान से ये मुकाबला जीतने की कोशिश करूंगी और इस सोने के लहंगे को जीत लूंगी। केसवी बाकी लड़कियों के साथ तेजी से भागने लगती है। तभी राजकुमारी विशाखा केसवी को अपने पैरों से गिरा देती है। बड़ी आई जीतने वाली लंगड़ी कहीं की, तुम्हें क्या लगा तू मेरे ये सोने के लहंगे जीत जाएगी? अरे ये लहंगे तुम गरीब को पहनना तो दूर, इसे छूने तक को नहीं मिलेगी, समझी लंगड़ी कहीं की। इतना बोलकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है और केसवी रोते हुए अपने घर आ जाती है और अपनी माँ के सिलाई के काम में मदद करने लगती है। केसवी बेटा, वो सोने का कपड़ा उठाकर देना। राजा के यहाँ से राजकुमारी के लिए सोने का लहंगा सिलने का आदेश आया है। माँ, राजकुमारी सबको अपना सहेली कहती है, लेकिन मुझे लंगड़ी कहकर चिढ़ाती है। ऐसा क्यों है माँ? क्या मैं बाकी लड़कियों की तरह सर उठाकर नहीं चल सकूंगी? सब ऊपर वाले के हाथ में है बेटी, तू सब ऊपर वाले पर छोड़ दे, एक दिन सब सही हो जाएगा। ऐसे उदास मत हो मेरी प्यारी राजकुमारी। माँ, क्या तुम हमेशा राजकुमारी के लिए ही सोने के लहंगे बनाती रहोगी? माँ, मेरे लिए भी सोने के लहंगे बना दो ना माँ। बेटी, तेरी ये माँ बहुत गरीब है, लेकिन तू चिंता मत कर। अगर तेरी किस्मत में सोने का लहंगा लिखा होगा तो तुझे एक दिन वो सब जरूर मिलेगा। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा। केसवी और राजकुमारी विशाखा दोनों अब बड़ी हो गई थी। एक बार प्रतापगढ़ राज्य में रायगढ़ के राजा वीरभद्र अपने राजकुमार वरुण के साथ आते हैं। आओ आओ मित्र, हमारे राज्य में तुम्हारा स्वागत है। अरे वाह, हमारे राजकुमार के जितने भी वीरता के किस्से सुने थे, राजकुमार उतने ही बहादुर और रूपवान दिख रहे हैं। अब सारी बात यहीं पे कर लोगे या मुझे बैठने को भी बोलोगे? माफ करना मित्र, आओ ना अंदर। उसके बाद सब अंदर चले जाते हैं। तभी राजकुमार वरुण को लड़कियों के हंसने की आवाज आती है। वो जब उस आवाज का पीछा करते हुए बगीचे में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लड़कियां राजकुमारी के साथ खेल रही है। तभी राजकुमार की नजर केसवी पर जाती है, जो कि एक कोने में बैठकर एक घायल चिड़िया को पट्टी कर उसे दाना खिला रही होती है। अरे, तुम उन लड़कियों के साथ क्यों नहीं खेल रही हो? नहीं, मुझसे इस घायल चिड़िया का दर्द देखा नहीं जा रहा। मैं जब तक इस चिड़िया को ठीक न कर दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये सुनकर राजकुमार केसवी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी राजकुमारी विशाखा ये देखकर राजकुमार के पास आती है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं? मैं रायगढ़ का राजकुमार वरुण हूँ। अच्छा, तो आप हैं वरुण। पिताजी आपकी बहुत प्रशंसा करते रहते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं इस राज्य की राजकुमारी विशाखा हूँ। क्या आप हमारे साथ हमारे राज्य घूमना चाहेंगे? अगर आप चाहती हो तो क्यों नहीं। ठीक है, हम आपको कल प्रातः अपना राज्य दिखाने ले चलेंगे। ठीक है, मैं महल जाकर पिताजी को भी सूचित कर देता हूँ। उन्हें भी आपका राज्य देखने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने कहा था अगर समय मिला तो राज भ्रमण के लिए निकलेंगे। हमने सुना है आपके राज्य में अद्भुत नदियाँ और अनोखे पंछी हैं। उसके बाद अगले दिन सभी राजकुमारी के साथ नगर घूमने निकलते हैं। तभी गांव के कुछ बच्चे राजकुमारी को देखकर खुशी से उनके पास आ जाते हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे लहंगे को हाथ लगाया। सिपाही, 10 कोरे लगाओ इसे और सभी कान खोलकर सुन लो। जब तक हमारी सवारी निकल न जाए, सभी घुटनों के बल बैठ जाओ। क्या तुम लोगों को ये नहीं पता कि हम कौन हैं? चलो अब। राजकुमारी की सवारी को जाते ही केसवी लंगड़ाते हुए उन बच्चों के पास आती है। बहुत तेज दुख रहा है, ये लो, मैं तुम लोगों के लिए हल्दी का लेप बना कर लाई हूँ। जल्दी से इसे लगा लो, इससे तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा।
तभी राजकुमार वरुण वहाँ आ जाते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मैं एक राजकुमार हूँ और मुझे हमेशा से तुम्हारी जैसी एक दयालु लड़की की चाह थी। देखिए, मेरी शादी का फैसला मेरी माँ ही लेगी, क्योंकि मेरा सब कुछ मेरी माँ ही है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक विकलांग लड़की हूँ। ये लड़की कितनी सच्ची और दयालु है, यही मेरी पत्नी बनने के योग्य है। पिताजी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मैं अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करता। अगर आपको ये लड़की पसंद है तो मैं कल ही इनके घर रिश्ता भिजवा दूंगा। जैसे ही ये बात राजकुमारी विशाखा ने सुनी तो उसे बहुत ही बुरा लगा और वो महल वापस आकर राजकुमार वरुण से बोली, राजकुमार, वो केसवी एक गरीब घर की लंगड़ी लड़की है। अरे वो तो ढंग से चल भी नहीं सकती और आप उसे जीवन साथी बनाने चले हैं। वो आपके जीवन के भागदौड़ में आपका साथ कैसे देगी? शारीरिक कमी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमारी विशाखा, इंसान का नेक होना ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। मैं इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। राजकुमार, तो क्या मैं आपके योग्य नहीं? वो लंगड़ी लड़की ही एक योग्य है। क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? देखो राजकुमारी, मुझे शारीरिक सुंदरता का कोई मोह नहीं। मैं तो एक समझदार, एक सुयोग्य जीवन साथी चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है राजकुमार, तो आप सिर्फ देखकर ही कैसे मान गए कि वो आपके योग्य है? क्या आपने इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार उसकी परीक्षा लेना उचित नहीं समझा? हाँ, तुम्हारी ये बात सही है। अब तुम ही बताओ, हमें कैसा मुकाबला करवाना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि केसवी में इतनी हिम्मत, दुख का बोझ उठाने का इतना साहस है। ठीक है राजकुमार, हम दौड़ का प्रतियोगिता करवाएंगे। अगर वो प्रतियोगिता में भाग लेती है और जीतती है तो बेशक वो आपकी रानी बनने के लायक है, लेकिन अगर वो हार जाती है तो आपको मुझसे विवाह करना होगा। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस प्रतियोगिता में तुम्हें भी भाग लेना और अगर तुम जीत गई तो ही मैं तुमसे विवाह करूँगा। ये सुनकर विशाखा मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है, मेरा विवाह तो आपसे होकर रहेगा राजकुमार। अब देखती हूँ वो लंगड़ी लड़की कैसे मुझसे दौड़ के प्रतियोगिता में जीतती है। अगले दिन विशाखा अपने पिता से कहती है, पिताजी, राजकुमार वरुण विवाह के लिए दौड़ की प्रतियोगिता करवाना चाहते हैं। अगर केसवी इस दौड़ के प्रतियोगिता में जीत गई तो ही वो उससे विवाह करेंगे, वरना मेरी जीत तो पक्की है। और आप देखना, राजकुमार वरुण से तो मेरी ही शादी होगी। महाराज उसकी बात सुनकर मान जाते हैं और पूरे गांव में प्रतियोगिता का ढिंढोरा पिटवा देते हैं। सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोग ध्यान से सुनो। कल शाम शाही मैदान में दौड़ की प्रतियोगिता होगी और जो भी लड़की इस प्रतियोगिता में विजय होगी उसे सोने का लहंगा और सैंडल इनाम में दिया जाएगा और राजकुमार वरुण उसी से शादी करेंगे। जब ये बात केसवी को पता चलता है तो वो हिम्मत हार जाती है और वह सोचती है कि वो इस प्रतियोगिता में नहीं जाएगी। बेटी, तुझे ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। तू हमेशा से चाहती थी ना कि तू भी राजकुमारी की तरह सोने का लहंगा और सैंडल पहने। तो बेटी, वो समय आ गया है और मेरा मन कहता है तू ही इस प्रतियोगिता को जीतेगी। माँ, बस भी करो, वो दौड़ की प्रतियोगिता है और आपको तो पता है मेरा एक पैर खराब है। माँ, मुझे झूठे सपने नहीं देखने हैं। वहाँ सब मेरा मजाक बनाएंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। बेटी, किस्मत बदलने से बदलती है। बेटी, तुम्हारे पास ये सुनहरा मौका है अपनी किस्मत बदलने का। और राजकुमार, वो भी तो यही चाहते हैं कि तू उनकी रानी बने। फिर तू पीछे मत हट, भूल जा कि तेरे पैर खराब हैं। बस अपने लक्ष्य को याद करके दौड़ जा। जा बेटी, देखना तू ही जीतेगी और मेरा मन कहता है कि तू ही जीतेगी। जा बेटी। अपनी माँ के बार बार समझाने पर केसवी प्रतियोगिता में भाग लेने चली जाती है। उधर विशाखा भी प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो जैसे ही केसवी को देखती है तो उसके मन में एक प्लान आता है। अरे केसवी, पगली, तुम तो नंगे पैर आई हो। अरे प्रतियोगिता में बड़े बड़े घर की लड़कियां तुम्हारा मजाक बनाएगी, लेकिन चिंता मत करो। ये लो, ये मेरी पुरानी जूती है, इसे पहन लो। आखिर तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। इतना बोलकर विशाखा मुस्कुराते हुए अपना जूती उसे दे देती है, जिसके अंदर बहुत सारे कीले गड़े हुए थे। भोली भाली केसवी विशाखा का वो कील वाली जूती पहनकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमारी कितनी अच्छी है। दौड़ के समय
मेरे पैरों में दर्द ना हो इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जूती दे दी। वो सबका कितना ख्याल रखती है, मैं खामखा ही उन्हें गलत समझ रही थी। महाराज सभी लड़कियों को दौड़ शुरू करने का इशारा करते हैं। सभी लड़कियां दौड़ना शुरू कर देती है। केसवी भी लंगड़ाते हुए दौड़ रही होती है। तभी उसके पैर में कीलें चुभने लगती है। हे भगवान, एक तो जब से मेरा पैर टूटा है तब से मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं बची, लेकिन मैं इस बार ये प्रतियोगिता जीतकर अपनी माँ को जरूर खुश करूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये प्रतियोगिता जीत कर रहूँगी। केसवी अपने मन में एक जुनून लिए दौड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू और पैर से खून निकल रहा था, लेकिन वो अपनी दौड़ की गति को और तेज करते हुए दौड़े जा रही थी। अरे, ये केसवी तो सबसे आगे दौड़े जा रही है। खैर, कुछ ही देर में वो सबसे पीछे नजर आएगी। बस जल्दी से मेरी जूती अपना कमाल दिखा। विशाखा मन ही मन निश्चिंत होकर दौड़ रही थी। तभी उसकी नजर केसवी के पैरों पर जाती है और वो हैरान हो जाती है। उसकी जूती के बाहर लाल लाल खून बह रहा होता है और केसवी बिल्कुल सही होकर सबसे तेज गति से भागे जा रही होती है। अरे, ये क्या हो गया? क्या केसवी इस प्रतियोगिता को जीत जाएगी? क्या इसका विवाह राजकुमार से हो जाएगा? मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है। बाकी की भी लड़कियां रुक गई है, फिर ये केसवी क्यों नहीं रुक रही? आखिरकार केसवी इस प्रतियोगिता को जीत जाती है और जब उससे पूछा जाता है कि वह इस प्रतियोगिता को कैसे जीती और विकलांग होने के बाद भी उसकी गति इतनी तेज कैसे थी, तो वो कहती है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी जीत का कारण राजकुमारी विशाखा है। यदि उन्होंने मुझे अपनी कीलों वाली नुकीली जूती मुझे नहीं दी होती तो मुझे दर्द नहीं होता और इस दर्द की वजह से मैं जल्दी से जल्दी इस प्रतियोगिता को पूरा कर लेना चाहती थी। विशाखा अपना सर झुकाकर वहीं खड़ी रहती है। केसवी, इस प्रतियोगिता के इनाम में सोने के लहंगे और सैंडल के साथ साथ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने तुम्हारी माँ से भी इजाजत ले ली है। क्या तुम तैयार हो? महाराज, मैं एक साधारण लड़की होने के साथ साथ विकलांग भी हूँ। आप कृपया करके राजकुमारी विशाखा से ही विवाह कर लीजिए, वही आपके योग्य है। तभी सब हैरान होकर केसवी की तरफ देखते हैं। तभी केसवी की माँ कहती है, अरे बेटी, तू एक बार अपनी पैर को तो देख। तू अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तू अब विकलांग नहीं रही बेटी। उसके बाद बड़े ही धूमधाम से केसवी और वरुण की शादी हो जाती है और राजकुमारी विशाखा अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है।